15 अगस्त 2047। इसी दिन हम लोग अपनी देश की आज़ादी का 100वां साल सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हर जगह तिरंगा लहरा रहा होगा, लेकिन एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है अगर आज आप 40,000 में अपने घर का खर्चा चला रहे हैं तो 2047 में सेम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आज जो 100 रुपये का नोट है, क्या 2047 में उसकी कोई वैल्यू भी बचेगी? सच ये है, इन्फ्लेशन आपके पैसे को धीरे धीरे खा रही है और बहुत लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। इस वीडियो में हम समझेंगे इन्फ्लेशन क्या है, कितने टाइप्स के हैं, आरबीआई और रेपो रेट का इन्फ्लेशन से क्या कनेक्शन है और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें। सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का सिंपल डेफिनेशन है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेम पैसों में पहले के मुकाबले कम चीज़ें और सर्विसेज खरीद पाते हैं। जैसे 1985 का रेस्टोरेंट का ये बिल देखिए, उस समय शाही पनीर 8 रुपये, दाल मखनी 5 रुपये, रायता 5 रुपये और रोटी 70 पैसे का मिलता था। अगर इन सब चीज़ों का प्राइस हम आज से कंपेयर करें तो प्राइस लगभग 50x तक इन्फ्लेट हो चुकी है। आप इसी से समझ सकते हैं कि 2047 में इन सभी चीज़ों का प्राइस कहाँ तक पहुँच सकता है। प्रॉब्लम चीज़ों में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके पैसे की वैल्यू में, जो समय के साथ कम होती जा रही है। इन्फ्लेशन मेनली 3 टाइप्स की होती हैं: डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन। सबसे पहले समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम। जैसे अयोध्या के एग्जाम्पल से समझते हैं। 2015 में अयोध्या में एक नॉर्मल होटल रूम 800 से 1200 रुपये में मिल जाता था, लेकिन आज राम मंदिर बन जाने के बाद विजिटर्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि वही रूम 2500 से 3000 रुपये पर नाइट में मिल रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम होटल की क्वालिटी का नहीं है, चीज़ वही है, जगह भी वही है, प्रॉब्लम डिमांड के अचानक बढ़ जाने की है। इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है, जैसे क्रूड ऑयल महंगा हो जाए, लेबर चार्ज बढ़ जाए या गवर्नमेंट रॉ मटेरियल पर एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा दे। इससे ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और कंपनीज इस कॉस्ट को कवर करने के लिए अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती हैं, जिससे प्राइस इन्फ्लेट हो जाता है और इसी को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब महंगाई बढ़ जाने के कारण लोग सैलरी हाइक की मांग करते हैं और कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा देती हैं, लेकिन साथ ही साथ इस कॉस्ट को कवर करने के लिए वो प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा देती हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है, जिससे इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब आते हैं सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के रोल पर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई समय समय पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंज करता रहता है और इन पॉलिसीज का सबसे पावरफुल टूल होता है रेपो रेट। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स के लिए लोन महंगे हो जाते हैं, फिर बैंक्स भी लोगों के होम लोन और कार लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिससे लोग कम बोरो करते हैं और कम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और ठीक इसका उल्टा, जब आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है तो बैंक्स के लिए लोन सस्ते हो जाते हैं, फिर बैंक्स भी लोगों के इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं और लोन सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा बोरो करते हैं और मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। लेकिन सिर्फ रेपो रेट ही आरबीआई के पास एक ऑप्शन नहीं है। जब सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हो जाए तो आरबीआई एक्सेस मनी प्रिंटिंग और गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई करके भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे कोविड के टाइम पर इकोनॉमी स्लो हो गई, जॉब्स चली गई, बिजनेसेस बंद हो गए, तब आरबीआई ने इकोनॉमी को संभालने के लिए रेपो रेट को 4% तक कट कर दिया था, जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। और रेपो रेट कट करने के साथ साथ आरबीआई ने 1.6 लाख करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बाई किए थे
और जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई करता है तो इकोनॉमी में नया पैसा इंजेक्ट होता है। इसी प्रोसेस को लोग सिंपल लैंग्वेज में मनी प्रिंटिंग भी कहते हैं। इससे शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो पैसे की वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है और इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। और जब मनी प्रिंटिंग लिमिट से ज़्यादा हो जाए और गवर्नमेंट्स भी उसे कंट्रोल ना कर पाए तो सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच सकती है। हाइपर इन्फ्लेशन का रियल एग्जांपल है जिम्बाब्वे। 2008 में जिम्बाब्वे के लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए बैग भर के नोट लेके जाना पड़ता था। हालात इतने खराब हो गए थे कि वहाँ 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का नोट छापा गया था, जिसकी वैल्यू उस टाइम $1 से भी कम थी। ऐसा ही कुछ वेनेजुएला में भी हुआ था। इसीलिए इन्फ्लेशन को टाइम पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच सकती है। और अब बात करते हैं कैसे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करिए। अब समझते हैं आप इन्फ्लेशन को बीट कैसे कर सकते हैं। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 5 से 6% के आसपास है। अगर आप अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट करके 5 से 6% रिटर्न कमा रहे हैं तो टैक्स कटने के बाद वो रिटर्न 5% से भी कम हो जाता है। इसका मतलब आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका पैसा और कम हो रहा है। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको कम से कम 7% से ऊपर अपने पैसे को ग्रो करना पड़ेगा। अगर आप लो रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पीपीएफ, डेट म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जहां आपको 7 से 12% का रिटर्न मिल सकता है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जहां आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न मिल सकता है। आप चाहें कहीं भी इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो कि क्या ये इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी। जो लोग इस इन्फ्लेशन के गेम को समझ जाते हैं वही लोग फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।